नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका इस अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछली कक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में चर्चा की थी, तो इस चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें NEP के साथ साथ आपको NEP से जो जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो भी कवर हो जाएगी। तो अब हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, इससे पता लग गया है कि पैटर्न आसान आने वाला है नहीं है, इसलिए 360 डिग्री एनालिसिस करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन श्योर होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो उपरोक्त नवीन पैटर्न, जो कि पैटर्न है ना FPMS फाउंडेशनल, प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी, उसके आधार पर क्या है कि ये PM श्री योजना, अब देखो PM श्री योजना ये 5 सितंबर 2022 को क्या हुई, लागू हुई, मतलब घोषणा हुई उसको, और 7 सितंबर को ये लागू हुई, याद रखना, ठीक है। अगर ऑप्शन में 5 सितंबर 2022 ना आए तो 7 सितंबर 2022 करना है, और अलग अलग पूछा जाएगा तो वो कन्फर्म क्वेश्चन में मेंशन होगा कि लागू करने का पूछ रहे हैं या घोषणा का पूछ रहे हैं। घोषणा तो 5 सितंबर 2022 को ही और लागू हुई है 7 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर। तो इसमें क्या है कि प्रथम चरण में क्या प्रावधान किया गया है कि 14,500 स्कूल खोले जाएंगे, PM श्री स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। ये है, अब देखो सत्य या कूट प्रश्न में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि PM श्री में, मतलब PM श्री योजना में तो कितने स्कूल खोलने का प्रावधान है, तो 15,500 ये ऑप्शन दे देंगे, मतलब ऑप्शन के साथ खेलेंगे हम हमारे साथ, ठीक है। हमें अब ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिस प्रकार पेपर बन रहे उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है। यानी हम नॉर्मल पढ़ जाते हैं कि प्रथम चरण में इतने स्कूल खोले जाएंगे, फिर वहाँ पे ड्यूप क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार हमें अध्ययन करना है। तो प्रत्येक ब्लॉक में, ये ब्लॉक लेवल पर स्कूल खुलेंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। और राजस्थान में ब्लॉक है लगभग 358 वर्तमान के हिसाब से, और जिसके हिसाब से 716 स्कूल होगी ब्लॉक स्तर पर, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय, अब चैप्टर वाइज हम इसका अध्ययन करेंगे, कौन से अध्याय में क्या मेंशन किया गया है, क्या बताया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, उसके हिसाब से ये नई शिक्षा नीति लागू होगी। और धीरे धीरे अलग अलग स्टेट में ये लागू हो रही है, केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली में अलग अलग हिसाब से, लेकिन हर राज्य में ये लागू हो जाएगी क्योंकि नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर ये शिक्षा नीति बनाई गई है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ECC, सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म याद करनी है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। अब देखो हिंदी में प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा, दोनों में याद करनी है, हिंदी और इंग्लिश में। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन और प्रारंभिक बचपन या देखभाल एवं शिक्षा, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। अब देखो इसके लक्ष्य है ना ECC के, इसके आपको ध्यान में रखने हैं, ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाले हैं। 2030 तक क्या है, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECC उपलब्ध कराया जाएगा। अब ऑप्शन में दी जाएगा 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कि 2030 तक लक्ष्य क्या है, 2030 तक ये लक्ष्य है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को ECC, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, ठीक है, उपलब्ध कराया जाएगा। अब पाठ्यचर्या, अब देखो करिकुलम किस हिसाब से होगा वो चर्चा करते हैं हम। पाठ्यचर्या क्या होगी कि 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाएगा, जिसे NCF ECC कहा जाता है। अब देखो 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए, अब देखो मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए, और किसके अंतर्गत है, ECC के अंतर्गत है। तो ये कंडक्ट कौन करेगा या पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, NCF ECC, मतलब NCF के अध्ययन अंतर्गत है ये ECC, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और आगे ये ECC कहा जाता है। अब देखो इसमें शिक्षा का क्या प्रावधान है, 2 भाग में डिवाइड की गई शिक्षा को, क्या क्या है, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है 3 से 6 वर्ष के लिए आंगनवाड़ी या बाल वाटिका, और औपचारिक शिक्षा है 6 वर्ष से 8 वर्ष के लिए यानी स्कूल में। यानी अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से क्या किया जाएगा कि बालकों को शिक्षण सहायक सामग्री पर कम ध्यान देकर बालकों को आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में खेल के माध्यम से ये चीज़ें सिखाई जाएगी, ठीक है। और इसमें औपचारिक शिक्षा में क्या होगा कि कक्षा स्तर पर यानी स्कूल स्तर पर शिक्षा दी जाएगी 6 से 8 तक। अब आगे 2 नंबर अध्याय, इसमें 2 नंबर है FLN पर, इस पर फोकस किया गया है। FLN इसकी फुल फॉर्म क्या है,
फाउंडेशन, इंग्लिश में याद रखना, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये इसकी फुल फॉर्म है और ये आपको दी गई है फुल फॉर्म, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है FLN की। और पहले चैप्टर में क्या फोकस किया गया है? पहले चैप्टर में ECC पर फोकस किया गया, यानी 8 वर्ष तक की शिक्षा पर बल दिया गया है। और अध्याय नंबर 2 किसके बारे में चर्चा करता है? FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। अब इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि FLN का मतलब क्या है। हमें फुल फॉर्म तो पता कर ली, लेकिन इसके अंतर्गत क्या शिक्षा दी जाएगी, किस आधार पर शिक्षा दी जाएगी, मतलब कौन सा क्षेत्र मजबूत किया जाएगा FLN के अंतर्गत, वो देखते हैं कि लक्ष्य क्या है कि 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना व संख्याओं का ज्ञान। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, 2025 तक 9 वर्ष या 8 वर्ष भी आ सकता है, पढ़ना लिखना। इसका क्या टारगेट है? ओनली फॉर रीडिंग राइटिंग व संख्याओं का ज्ञान, मतलब नंबर्स का ज्ञान जरूर होना चाहिए, इसके अंतर्गत यह टारगेट है। अब देखो उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर एक मिशन चलाया गया है। उस मिशन का क्या नाम है? निपुण भारत मिशन। और ये राजस्थान में 12 अक्टूबर कब लागू हुआ है ये निपुण भारत? 12 अक्टूबर 2024 को। अब आपको ये शिक्षण अधिगम नवाचार यानी या बाल कल्याणकारी योजना में मैं कवर करा दूंगा, लेकिन ये आपको याद रखना है 2024 12 अक्टूबर 2024 को चित्तौड़गढ़ में स्टार्ट हुआ था ये निपुण भारत योजना मिशन। भारत में पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन राजस्थान में 12 अक्टूबर 2024 को। अब देखो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अवधि क्या है इसका? 12 सप्ताह या 3 माह। मतलब औपचारिक शिक्षा के लिए अगर बच्चे की पृष्ठभूमि कमजोर है तो उसको इस वातावरण में डाला जाएगा और उसको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाएगा। इसकी अवधि कितनी है? 12 सप्ताह या 3 माह। देखो ये ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन मैं इतना भी कह सकता हूँ कि ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, क्योंकि आजकल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा डीप लेवल में तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। तो हमें याद रखना है कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की अवधि क्या है, तो 12 सप्ताह या 3 माह कह सकते हैं, ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। अब अध्याय नंबर 3 क्या कहता है? चैप्टर नंबर 3 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं NEP के। पहले अध्याय में क्या गया? ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक देखभाल शिक्षा। और 2 नंबर है FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब क्या है कि 8 वर्ष या 9 वर्ष तक बच्चों को पढ़ना लिखना और संख्या का ज्ञान होना चाहिए। ये है NEP प्रावधान करती है। अब देखो अध्याय नंबर 3 में क्या किया गया? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी एजुकेशन है वो प्रत्येक बच्चे के स्तर पर यानी प्रत्येक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। ये अध्याय नंबर 3 में चर्चा की गई है। और इसमें क्या गया? सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना। मतलब कुछ बच्चे हैं जो आर्थिक पृष्ठभूमि से कमजोर होते हैं या अन्य कारणों से वो विद्यालय से वंचित हो जाते हैं, तो उन पर विशेष ध्यान रखना और ड्रॉप आउट की संख्या क्या करनी है? कम करनी है। अब क्वेश्चन मान लो सीधा पूछा जाएगा कि ड्रॉप आउट संख्या का प्रावधान NEP के कौन से अध्याय से जुड़ा हुआ है, तो अध्याय नंबर 3 ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो सकल नामांकन अनुपात है, यानी कुल बच्चों का नामांकन कितना है? 2030 तक 100% करना चाहिए। कितना लक्ष्य रखा गया? 100%। अब क्या एग्जामिनर कहाँ पे घुमा सकता है? यहाँ पर 2030 की जगह 2025 दे सकता है या 2035 दे सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह चीज़ जिस दिन आपने सीख लेना उस दिन कंपटीशन में आप अलग ही निकलोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। हम ये चीज़ तो पढ़ लेते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण कौन से अध्याय में? अध्याय नंबर 3 में। लेकिन विशेष तौर पर अगर टफेस्ट एग्जाम आता है ना तो यहीं से पूछा जाएगा। मतलब हमें डीप लेवल में जानना है, लेकिन उतना डीप नहीं जितना हम याद भी नहीं रख सके, लेकिन हमें याद ध्यान में रखना है कि 2030 से ये 2025 से नहीं है। अब देखो अध्याय नंबर 4 है पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र, यानी जो नई शिक्षा नीति का प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत कौन सा पाठ्यक्रम होगा और उसमें शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी, इसमें हम चर्चा करेंगे। विषयों के चुनाव में लचीलापन, मतलब ये बाध्यता नहीं होगी आपको यही विषय चुनना होगा। विषयों में चुनाव में लचीलापन होगा कि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकता है। बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास, यानी किसी एक ही माध्यम की भाषा पर बल न देकर बहुभाषा पर बल दिया जाएगा, ताकि विविधता के आधार पर हम अलग अलग संस्कृति को समझ सके, अलग अलग भाषाएं को समझ सके और विभिन्न परिवेश में हम
समायोजित हो सकें। ये बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास इसका लक्ष्य रखा गया अध्याय नंबर 4 में, यानी चैप्टर नंबर 4 में। अब आगे क्या है कि कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में। अब देखो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है ये नॉर्मल कि नई शिक्षा नीति के तहत कौन सी कक्षा तक मतलब मातृभाषा में अध्ययन करना चाहिए, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 या कक्षा 2। तो सीधा सा आंसर है कक्षा 5, ठीक है। और मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, और 8वीं तक भी बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी की भाषा मातृभाषा में व्यक्ति या बालक कमजोर है तो उसको 8वीं तक भी मातृभाषा में बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा। अब देखो इसमें योगात्मक आकलन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा। मैं आपको योगात्मक और रचनात्मक आकलन के बारे में एक बार सीधा बता देता हूँ कि योगात्मक आकलन वो होता है कि वर्ष के अंत में जो हमारी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं होती है उसको योगात्मक आकलन कहते हैं। इसमें हमारा क्या है कि सिर्फ शिक्षा पर बल दिया जाता है, उसकी शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर बल नहीं दिया नहीं जाता, जिसके माध्यम से हम अन्य क्षेत्र में कमज़ोर रह जाते हैं। लेकिन रचनात्मक आकलन में हमारे व्यवहार, हमारी दृश्यता, हमारी क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता सभी क्षेत्रों पर बल दिया जाएगा। अब देखो बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाएंगे, अर्थात 360 डिग्री का आकलन हो, यानी रचनात्मक आकलन के आधार पर हमारा अलग अलग क्षेत्र में किस प्रकार प्रदर्शन है उसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड जारी होंगे। अब आगे क्या है कि नवीन पद्धति। अब देखो ये अलग अलग सिस्टम, ये पद्धति है 5+3+3+4, मतलब पहली 5 प्राइमरी स्टेज, फिर फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी स्टेज। इसके अनुसार क्या है पाठ्यचर्या का निर्माण होगा। बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो। अब देखो बोर्ड परीक्षाएं का क्या प्रावधान है, 1 वर्ष में 2 बार, मुख्य परीक्षा और सुधार परीक्षा। अब सुधार परीक्षा क्या है, अगर मान लो कोई बच्चे का किसी क्षेत्र में कमजोर है तो उसमें विशेष प्रशिक्षण देकर उसमें सुधार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार बोर्ड परीक्षा को क्या है 2 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन एवं मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना जिसे प्रक कहा जाता है। ये देखो प्रश्न पूछा गया है पिछली बार रीट 2022 में कि राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र है, उसका क्या नाम है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए, उसमें सही कौन सा होगा, परख। ये परख है, सही होगा। अब देखो राजस्थान में से असेसमेंट सेल यानी आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है, ठीक है। इस गतिविधि को क्या गया है, परख को आकलन प्रकोष्ठ। तो अगर मॉडिफाई रूप में यानी नवीनतम रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो ये आकलन प्रकोष्ठ के बारे में पूछा जाएगा। यह आरसीआईटी उदयपुर द्वारा संचालित है। परख अभियान किसके द्वारा या परख आकलन या मूल्यांकन केंद्र किसके द्वारा संचालित है, आरसीआईटी उदयपुर। और इसको राजस्थान में क्या नाम दिया गया है, असेसमेंट सेल या आकलन प्रकोष्ठ। अब देखो 5 नंबर चैप्टर में क्या कहा गया है कि शिक्षक यानी टीचर पर बल दिया गया है कि 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी, मतलब 2 वर्ष की बीएड का प्रावधान अब समाप्त होगा और बीएड का माध्यम क्या है, मतलब अवधि क्या रहेगी 4 वर्ष। सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होगा 30:1, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात देखो ये 25:1 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 25:1 होगा ये शैक्षणिक क्षेत्र में, ठीक है। और नॉर्मल सामान्य क्षेत्र में 30:1, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और सतत व्यावसायिक विकास यानी सीपीटी के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सीपीटी सतत व्यावसायिक विकास के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ पे। और जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का एग्जाम हुआ था इसमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। और शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना जिसे NCFTE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो 8वीं कक्षा तक NCFECCE और शिक्षक शिक्षा के लिए NCFTE, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अध्याय नंबर 6 क्या कहता है, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा। इसमें क्या है कि समान और समावेशी यानी जो बच्चे कमजोर हैं उनको भी विशेष प्रशिक्षण देकर कक्षा के स्तर के अनुकूल लाकर शिक्षा प्रदान की जाएगी। समाज में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में SEG स्पेशल एजुकेशन जोन विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। और लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का भाषा, लिंग या सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। CWSN यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, ठीक है। मतलब
ये विशेष आवश्यकता अभियान जो 2016 है उसके अनुसार 21 प्रकार की विशेष आवश्यक योग्यता के आधार पर बच्चों को डिवाइड किया गया है। उसके आधार पर गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और उनको वंचित करने से बचाया जाएगा और उनको समावेशी शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। अब चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है? स्कूल कॉम्प्लेक्स, विद्यालय परिसर। ये क्या कहता है कि विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964-66 ने दी। दोस्तों मैं आपको फिर अपने कंटेंट की मैं मतलब ऐसे प्रशंसा नहीं करना, लेकिन मैं 360 डिग्री एनालिसिस पर आपको ये ध्यान करा रहा हूँ, जिससे आपके एनईपी के साथ साथ अन्य योजनाएं, शिक्षण अधिगम, नवाचार भी कवर हो रहा है। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए और इतना मत समझे कि एनईपी का बहुत विस्तृत दिया गया है, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम नवाचार से जुड़ी मतलब जो योजनाएं हैं और अन्य जो प्रावधान किए गए वो उसमें जोड़ के पढ़ाया जाएगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो विद्यालय परिसर की आवश्यकता अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964-66 ने दी। इसमें 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए जाएंगे। मतलब स्कूल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि इसके अंतर्गत स्कूल, सभी प्रकार के खेल के मैदान भी होंगे, इसमें पुस्तकालय भी होगी और सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र भी बनाए जाएंगे। अब इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति SCMSC का गठन किया जाएगा। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इससे लगभग प्रीवियस में क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं इसको। अध्याय नंबर 8 क्या कहता है कि मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन, मतलब स्टैंडर्ड का निर्धारण किस प्रकार के किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के लिए में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया जाना, जो निम्नलिखित प्रकार से। अब देखो मानक अलग अलग स्कूल शिक्षा विभाग पर अलग है और स्कूल शिक्षा निदेशालय के आधार पर अलग अलग है। अब देखो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या है कि शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना। स्कूल शिक्षा विभाग का क्या कर्तव्य होगा कि वो शिक्षण मतलब किस नीतियों के अंतर्गत कराया जाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा? स्कूल शिक्षा विभाग। ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल शिक्षा विभाग यानी शैक्षणिक नीतियों का निर्धारण करेगा स्कूल शिक्षा विभाग। और स्कूल शिक्षा निदेशालय ये नीतियों को क्रियान्वित करना एवं मॉनिटरिंग करना, मतलब निर्धारण कौन करेगा? स्कूल शिक्षा विभाग। और स्कूल शिक्षा निदेशालय क्या करेगा? उनको अप्लाई करेगा और उसको मॉनिटरिंग मतलब निर्देश रखेगा, उसको नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा। और स्कूल निदेशालय बीकानेर में स्थित है, जो अलग अलग है उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक। ठीक है। SCERT, अब देखो SCERT वर्तमान में इसका क्या नाम है? RSCERT। ये नाम कब किया गया? 29 जुलाई 2020। अब इसका 29 जुलाई 2020 इसका नाम किसने किया? माफ करना दोस्तों, 2018 में इसका नाम है चेंज किया गया है। 2018 में इसका नाम है चेंज किया गया है, 2018 में SCERT से RCERT नाम इसको 2018 में चेंज किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या होगा? स्कूल शिक्षा निदेशालय। अब देख ये अलग अलग विभाग है, इसके आधार पर स्कूल शिक्षा के मानक तैयार किए जाएंगे। अब फिर क्या है? SSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ये राज्य स्तर पर है। इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे आप, एक बार इसको सीधा नाम याद रख लें। इनका विस्तृत अध्ययन किस में करेंगे? मतलब शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान स्टेट बोर्ड, ओपन स्कूल सेशंस, RCERT, डाइट, उस चैप्टर में हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचना कि इसको अवॉइड किया गया है, आप एक बार सीधा इसमें ध्यान में रख लें इनका नाम, किस लेवल पे किसका क्या निर्माण करना है, क्या करते हुए। विस्तृत चर्चा हम जो चैप्टर है ना उसमें करेंगे, अगला चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाएगा वो। अब देखो यह प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। ये अलग अलग स्टैंडर्ड लेवल की ये विभाग है, ये प्राधिकरण है, स्कूल को मानकों का निर्धारण करेगा। क्योंकि कोई भी सिस्टम हो, अगर उसमें कोई नियम नहीं होगा तो वो सुचारू रूप से क्रियान्वित नहीं होगा और वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनका अलग अलग कार्यभार है और उनको मानक निर्धारण करने का कर्तव्य प्रदान किया गया है। तो अब NEP 2020 के संदर्भ में क्या किया गया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि NEP के साथ साथ 1 या 2 क्वेश्चन आपके इससे जरूर कवर होंगे। और शैक्षणिक परिदृश्य से एक इम्पोर्टेंट रीट का हिस्सा है, सेकंड ग्रेड में ये पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सकारात्मक सोच रखिए। धन्यवाद दोस्तों।